महेश्वरों का मान है, ये महेश्वरियों का अभिमान है। जय महेश। आदरणीय श्री रमेश जी मर्दा साहब। नमस्कार। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल। महेश्वरी विचार मंच समूह ग्लोबल महेश्वरी विचार मंच द्वारा आयोजित इस चेंज विद चेंज वेबिनार में मैं आप सभी का अपनी ओर से अभिनंदन करता हूं, आप सभी को वंदन करता हूं। परिवर्तन की पुकार, प्रबंधन का आधार, एक विषय मेरे सामने है जिस पर मुझे आपसे बात करनी है। आज के इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री रामपाल जी साहब सोनी, जो कि पूर्व सभापति हैं महेश्वरी महासभा के, संगम इंडिया के चेयरमैन, मेरे भी प्रेरणा स्रोत है। आप सभी की तरह मुझे बड़ा सुखद अवसर मिलता रहा है आपके साथ कार्यों को करने का, जानने का, और आपके सहयोग और स्नेह का मैं सदैव पात्र रहा हूं। अतएव आपके तरफ विशेष बंधन मेरा। मुझे याद पड़ता है युवा संगठन का वो जमाना जब मैं युवा अध्यक्ष था और युवा कार्य करता था। आपने मुझे अनेक अवसरों पर भीलवाड़ा में बुलाया और बराबर इस बात के लिए मुझे प्रयत्नशील रखा कि मैं सामाजिक मंच पर अपनी सामाजिक बातों को और भी गति दूं और भी उन बातों को आगे करूं। मुझे ध्यान पड़ता है किस तरह से आपने उस समय अपनी सब योजनाओं को बताया और उन योजनाओं को समय समय पर उसे फलीभूत होते भी देखा। परिवर्तन की इस लहर में रोजगार, उद्योग धंधे, शिक्षा, व्यापार, सामाजिक संस्थाएं, सेवा के ट्रस्ट किस तरह कार्य करे, ये आपकी संपूर्ण अनुधारणाएं थी और उसी के अनुरूप जैसे जैसे अवसर मिला आप उन कार्यों को करते गए और आज भी निरंतर नेतृत्वशील है। पुनः आपको वंदन, अभिनंदन। महेश्वरी विचार मंच और ग्लोबल महेश्वरी विचार मंच, जैसा कि भाई श्री जयकिशन जी ने बताया, अरुण जी ने, मधु जी ने और जुगल जी ने इस बात की व्याख्या की। इन्हीं के साथ में सतीश जी चरखा, मधुसूदन जी गांधी, मदन जी मालपानी और ओम प्रकाश जी पसारी, ये सभी साथी जुड़े हैं इस विचार मंच को आगे ले जाने में। अलग अलग तरह की क्षेत्रीय धारणाएं, अलग अलग तरह का इसका रंग रूप, और ये चाहते हैं कि ये विचार मंच आगे बढ़े। ये विचार मंच इन विचारों को संपूर्ण देश में नहीं ग्लोबल स्तर पर ले जाए। तभी तो ऑस्ट्रेलिया से श्री कमल किशोर जी बुतरा भी इस विचार मंच से सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। अर्थात ये चाहते हैं कि महेश्वरी समाज, स्वाभाविक है ये एक जातीय संगठन के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि इस जातीयता के साथ साथ अन्य लोग भी जुड़ेंगे और इस विचार मंच के विचारों को यदि आत्मसात करेंगे तो स्वाभाविक है पहला दायित्व तो हम हमारी जातीय संगठन, हमारी जातीयता का ही समझते हैं। तो इस महेश्वरी मंच को पुनः शुभकामनाएं। भाई श्री आदरणीय श्री रामपाल जी साहब ने जो कहा, ये विचार मंच आगे तक लंबा चलना चाहिए और विचारों की श्रृंखलाओं को लेकर करके न सिर्फ एक जगह रुके बल्कि इसके कार्य एक विचारिक क्रांति के रूप में आगे बढ़े। भाई मधु जी, जयकिशन जी और आप सभी साथियों को ये विश्वास है, मुझे भी विश्वास है कि ये विचार मंच और आगे जाएगा। न सिर्फ एक विचार, कई तरह के विचार जो सामने आएंगे उन्हें लेकर के नई नई योजनाएं, नई नई बातें और नया नया वातावरण बनाएंगे। उन्हें आप सभी का वंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी बात की तरफ आता हूँ। आज सौभाग्य है मेरा अपना कि मेरे साथ में आशा जी महेश्वरी महिला संगठन की अध्यक्षा, मंजू जी बांगड़ जो कि महामंत्राणी है, भाई राजकुमार कालिया जो मेरे युवा साथी हैं, भाई अशोक जी बंग, आरएल काबरा जी, अजय काबरा जी, शोभा जी सादानी, मुझे बहुत सारे वो चिर परिचित लोग दिखाई दे रहे हैं जो सदैव कार्यों में किसी न किसी रूप से महासभा और संगठन से जुड़े रहते हैं और जिनके साथ मैं भी एक लंबे समय तक कार्य करता रहा हूँ। आइए विषय पर चलते हैं। परिवर्तन की पुकार, प्रबंधन का आधार। परिवर्तन की सुंदर व्याख्याएं आदरणीय सोनी साहब जो बता रहे थे, वो जीवन की उस अनुभव को बता रहे थे जो कि रोजगार से जुड़ा है, काम धंधों से जुड़ा है, उद्योग से जुड़ा हुआ है, शिक्षा से जुड़ा हुआ है, सहकार से जुड़ा हुआ है, सेवा से और सहायता से जुड़ा हुआ है। मेरा अपना विषय आप सभी जानते हैं वो रहता है, मेरे अपने विषय जो परिवर्तन के रहते हैं
वो निश्चित रूप से व्यक्ति, परिवार और समाज से जुड़े हुए रहते हैं। व्यक्ति, परिवार और समाज, मेरा अपना ये सोचना, यही वो कड़ियां हैं जो कि मानवता को आगे तक ले जाती है। सबसे पहले व्यक्ति, दूसरा परिवार, समाज, और इसे ही किसी भी क्रम में ले लीजिए, ये घूम फिर करके इसी रूप में सामने आएगा, व्यक्ति, परिवार, समाज, समाज, परिवार और व्यक्ति। स्वाभाविक है, राष्ट्रीयता, मानवता, अंतरराष्ट्रीयता, ये सब अपने आप में जुड़ी हुई चीजें हैं, पर ये सब घूम फिर करके एक ही दायरे में आती है, और वो आती है व्यक्ति के। बात करते हैं परिवर्तन की। परिवर्तन क्या? हम सब जानते हैं परिवर्तन। परिवर्तन दो तरह के। मेरा अपना ये सोचना, मैं जो कुछ भी कहने वाला हूं उसमें नया कुछ नहीं होगा, आप जानते सब हैं, बस शब्दों को और भावों को मैं अपने तरीके से आपके सामने रखूंगा। परिवर्तन क्या? दो तरह के परिवर्तन। पहला परिवर्तन प्रकृति का परिवर्तन, यानी कि ईश्वर का परिवर्तन। ईश्वरीय परिवर्तन, प्रकृति के परिवर्तन, ऐसे परिवर्तन जो कि हम देखते हैं ग्रहों में, नक्षत्रों में, पहाड़ों में, नदियों में, पठारों में, मैदानों में, रेगिस्तानों में, वन उपवन में, पशु पक्षियों में, जीव जंतुओं में, सब में परिवर्तन होते हैं। यहाँ तक कि कभी बाढ़ आती है, कभी भूकंप आते हैं, कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, कभी ओलावृष्टि, कभी टिड्डी दल का आना, और कभी भूस्खलन हो जाना। ये सब क्या है? ये प्रकृति के परिवर्तन है। पर ये वो परिवर्तन है जिसमें हमारा अपना कुछ योगदान नहीं। ये परिवर्तन ईश्वर प्रदत्त रहते हैं, और ईश्वर प्रदत्त परिवर्तन में सिर्फ एक ही चीज रहती है, आप दिल से स्वीकार करो, चाहे आप बिना मन के उन्हें स्वीकार करो, स्वीकार ही करना पड़ता है। प्रकृति के परिवर्तनों को स्वीकार ही करना पड़ता है। और एक ऐसा ही परिवर्तन प्रकृति ने, ईश्वर ने 4-5 महीने पहले इस पूरे विश्व में भेजा, जो कि इतना बड़ा परिवर्तन कि अब ये एक इतिहास का अपने आप में हिस्सा बनेगा। कोविड-19 महामारी के रूप में एक परिवर्तन आया। इस परिवर्तन के पूर्व का विश्व याद करें, 4-5 महीने पहले का, तो वो परिवर्तन के पहले का विश्व एक बिल्कुल ही अलग अंदाज का विश्व था। पर अब पूरा का पूरा विश्व एक नए रूप में है, और आने वाले समय में शायद एक और ही परिवर्तित विश्व हमें दिखाई देगा। कोविड-19 ईश्वर द्वारा रचित एक परिवर्तन, ये परिवर्तन संदेश देता है। याद करिए 5 महीने पहले का विश्व किस तरह दौड़ रहे थे हम। रेलगाड़ियां, बसें, सड़कें, हवाई जहाज, सारे के सारे होटल, सारे के सारे मैदान, सारे के सारे औद्योगिक केंद्र, सैर सपाटे की जगह, कोई भी तो ऐसी स्थान नहीं था जो कि खाली था, सब भरे पड़े थे। यहाँ तक कि जल, थल, नभ तीनों पर हमने, मानव ने यूं सोच लिया कि वो उसकी धरोहर है, और उसने कब्जा कर लिया। मनचाहा उपयोग करने लगे हम, मनचाहा और अनचाहा, जैसा चाहा हमने उपयोग किया प्रकृति का, और संभव था तभी प्रकृति ने अपने परिवर्तन का रूप दिखाया। आज जल, थल, नभ तीनों रुके हुए हैं, सागर नदियां स्वच्छ हो गए हैं, मैदान खाली पड़े हैं, मानवीय मन बिल्कुल विचलित है। वो सारे स्थान जो भरे रहते थे, अब कब पुनः उनमें हम जाएंगे, इसकी मनोकामना लेकर के हम बैठे हैं। तो प्रकृति ने परिवर्तन के साथ एक सीधा संदेश दिया, ईश्वर रचित प्रकृति हमारे सदुपयोग के लिए है, हमारे दुरुपयोग के लिए नहीं है। हमने इसका बड़ा अनचाहा उपयोग किया, और इसीलिए तो न जाने क्या क्या खाने लगे, न जाने क्या क्या बनाने लगे, न जाने किस तरह से अपने आप को महान मानने लगे, सागर नदियां सब पाटने लगे, और तभी प्रकृति ने ये रूप दिखाया। अतः पुनः लौटते हैं हमारी उस प्रकृति को प्रणाम करते हुए। ईश्वर रचित इस प्रकृति ने हमें संदेश दिया है, और ये परिवर्तन का पहला प्रबंधन है जो हमें सीखना है कि प्रकृति हमसे बहुत बड़ी है। हमें अपने आप को कभी भी इस वहम में नहीं मानना चाहिए। आज देखिए ना, अणु परमाणु के इतने भंडार हमने भर रखे हैं, पूरा विश्व हम नष्ट कर सकते हैं। चांद पर बस्तियां बसाने की पूरी योजनाएं हमने बना रखी है, लेकिन एक छोटा सा परिजीवी है, उसके लिए हम रोकथाम नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए पूरा विश्व मिला हुआ है, हम वैक्सीन नहीं बना पा रहे हैं। अतः परिवर्तन का पहला प्रबंधन ये कहता है, प्रकृति और ईश्वर हमसे बहुत बड़े हैं। किसी भी मानव को या मानव समुदाय को या मानवीय समूह को ये नहीं समझना चाहिए कि हम जो चाहें
वो कर लेंगे। अतः प्रकृति ईश्वर ने हमें दी है सदुपयोग के लिए, इसका सदुपयोग करिए, इसका आनंद उठाइए, पर इसका दोहन यानी कि इसका अतिक्रमण किसी भी रूप में मत करिए। ये परिवर्तन का पहला संदेश। आइए चलते हैं मानवीय परिवर्तन की ओर। मानवीय जीवन में जो परिवर्तन होते हैं उन परिवर्तनों पर अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा। भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि प्रभु मनुष्य इतना सफर क्यों करता है, मानव इतना सफर यानी कि मानव इतना भुगतता क्यों है, इतना दुख क्यों पाता है, इतनी तकलीफ में क्यों आता है। भगवान बुद्ध ने सिर्फ 2 शब्दों में उसका उत्तर दिया। पहला, उसकी अनियंत्रित इच्छाएं, और दूसरा उन्होंने कहा, वो ये कहा, परंपरा के नाम पर रुक जाना, यानी शब्द उन्होंने दिया, मान्यताओं में जूझते रहना। भगवान बुद्ध कहते हैं 2 कारण है कि व्यक्ति सफर करता है। पहला तो इसलिए करता है उसकी अनियंत्रित इच्छाएं, और दूसरा इसलिए कि मान्यता के नाम पर वो ठहर जाता है। बड़ा स्पष्ट संदेश है। पहला तो हमने देख लिया, अनियंत्रित इच्छाओं के कारण हम कोविड-19 को ले आए, और दूसरा बिल्कुल स्पष्ट है कि जब तक हम परिवर्तन को नहीं स्वीकारेंगे हम सफर ही करेंगे, हम रुकावट में ही रहेंगे, हम अपने जगह पर ठहरे ही रहेंगे। अतः आवश्यकता है कि परिवर्तन को समझें और परिवर्तन को स्वीकार करें। मुझे तो लगता है भगवान श्री कृष्ण ने भी तो यदा यदा ही धर्मस्य की जब भी बात की तो ठीक है, धर्मशास्त्र तो ये कहते हैं कि जब बहुत अधिक पाप बढ़ जाता है पृथ्वी पर तब भगवान अवतार लेते हैं। तो किसी न किसी रूप में ये जो अवसर आया है इस कोविड-19 का, ये भी तो यही कह रहा है हमको कि कुछ तो ऐसा हुआ ही होगा कि हम सबको ठहरना पड़ रहा है, हम सबको सोचना पड़ रहा है। अतः ये भगवान कृष्ण की, भगवान बुद्ध की इन मान्यताओं को पुनः धारण करते हुए आगे बढ़ते हैं। किस तरह के परिवर्तन, इस समय परिवर्तन और आने वाले विश्व में जो परिवर्तन होंगे, 3 तरह के परिवर्तन, सामाजिक, पारिवारिक और व्यक्तिगत। मेरी बातें सदैव बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी छोटी बातें होती है। मेरे पास में उतना वो भंडार नहीं है जिस भंडार को कोई ऋषि मुनि या कि जिस भंडार को कोई संत पुरुष या कि जिसको कोई ज्ञानी और प्रबुद्ध व्यक्ति दे सके। मैं व्यवहारिक बातें, छोटी छोटी बातें, पारिवारिक बातें करता हूँ, और मेरा अपना ये सोच भी है, बड़ी बातों के लिए बहुत बड़े मंच है। सोनी साहब ठीक कह रहे थे, बहुत सारे वो विशेषज्ञ बुलाने पड़ेंगे जो अपने अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं। मैं विशेषज्ञ नहीं हूं, पर मैं एक छोटा सा वो व्यक्ति हूं जो कि घर परिवार में, अपने संसार में, अपने आसपास में, अपने समाज में क्या होता है उन्हें खुली आंखों से देखता हूं, और उन खुली आंखों से देखने के बाद में ये प्रयास करता हूं जानने समझने का कि ये जो घट रहा है क्या इसे ठीक किया जाए तो जीने का कुछ और आनंद मिल सकता है। तो आइए, अब जो परिवर्तन सामने आया है और जो आने वाला है उस परिवर्तन को लेकर के समाज को, व्यक्ति को और परिवार को किन परिवर्तनों की तरफ ध्यान देना चाहिए। सामाजिक संगठनों की बात करूंगा क्योंकि ये मंच सामाजिक संगठनों से प्रेरित मंच है। सारी बातें जो सोनी साहब कह गए हैं उन्हें छोड़ते हुए कुछ और बातें मैं करूंगा। उन सब बातों को पूरी तरह से सम्मान देते हुए मेरा अपना ये कहना, जातीय संगठनों की अब ये एक बड़ी भूमिका सामने आएगी। पिछले कुछ वर्षों से यूं लगने लगा था कि जातीय संगठन कमजोर पड़ रहे हैं, खास करके युवा पीढ़ी और समाज का एक तबका तो कहने भी लगा था कि जिसके पास कोई काम नहीं उसे सामाजिक संगठनों में चला जाना चाहिए, या जिसको मान प्रतिष्ठा चाहिए उसे सामाजिक संगठनों में चला जाना चाहिए। पर अब सत्य मानिए, ये जो कोविड-19 का प्रकोप है और उसके बाद जो बदला हुआ दुनिया हमारे सामने आएगी, उसमें सामाजिक संगठनों की बड़ी भूमिका होगी। मैं तो अपने ही जातीय संगठन की बात करता हूँ। अगर मान लीजिए कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें हमें सहायता और सहयोग देना पड़ेगा, तो अब ये समय आ गया जबकि हमें पुरजोर रूप से उनके लिए योजनाएं बनानी पड़ेगी। और वो योजनाएं सिर्फ सहयोग की नहीं हो सकती, वो योजनाएं शिक्षा की भी होगी, रोजगार की भी होगी, जीवन यापन की भी होगी और स्वास्थ्य की भी होगी। इन सभी के लिए हमको योजनाएं बनानी पड़ेगी। सामाजिक संगठनों के वैसे भी 2 काम है। एक काम है समाज को उन्नति की ओर ले जाना, और दूसरा काम है समाज में जो कुछ भी ऐसा चल रहा है जिसे सुधारा जाना चाहिए तो उसका सुधार करना।
यानी एक उन्नति और एक सुधार, ये दो ही कार्य रहते हैं। तो परिवर्तित समय में बड़ी भूमिका रहेगी जातीय संगठनों की। पहला काम रहेगा संगठनों के पास, अब वो जैसा कि तहसील से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक हमें उन परिवारों को चिन्हित करना होगा जो हमारे अपने समाज के परिवार हैं और जो इस समय सेवा, सहयोग और सहायता के लिए हमारी तरफ लालायित होकर के देख रहे हैं। अतः उनकी सूची बनानी होगी, उनके लिए कार्य योजनाएं बनानी होगी, शिक्षा की, रोजगार की, जीवन यापन की और स्वास्थ्य की। अनेक तरह के ट्रस्ट, अनेक तरह के प्रादेशिक ट्रस्ट, अनेक तरह के व्यक्तिगत ट्रस्ट इस कार्य में लगे हुए हैं, पर इन्हें अब चैनलाइज कर करके हमें एक फोकस काम करना पड़ेगा। वो इनके लिए अब हमें योजनाएं बनानी पड़ेगी। संस्थाएं जितनी भी है उन सबको इस दिशा में अधिक सोचना पड़ेगा। वर्चुअल मीटिंग्स आने वाले समय परिवर्तन की मांग, कुछ वर्षों पूर्व कुछ लोगों ने इसे अपनाया, जो नहीं अपना पाए अब अपना रहे हैं। म्यूट अनम्यूट आज भी करते समय हम घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने अभी अभी सीखा है, ये परिवर्तन हमको अभी अभी मिला है, पर थोड़े दिन में सब सीख जाएंगे, हम में से सब सीख जाएंगे। इसका पूरा हमें लाभ लेना है। इस वर्चुअल मीटिंग्स के बहुत सारे फायदे हैं, आपने बताया भी है अपने अपने समय पर, और हम उन फायदों को ले भी रहे हैं। और हमने देखा भी है इस लॉकडाउन के 3-4 महीने के पीरियड में हमने लगातार देखा है कि इस वर्चुअल दुनिया के कारण, इस डिजिटल दुनिया के कारण हमने उन अपनों से सबसे संपर्क साधा जिन्हें हम करीब करीब काफी दूर कर चुके थे। कई तरह की अंताक्षरी, कई तरह के तमोला, कई तरह के कार्यक्रम हम सब ने देखे हैं, खेले हैं, जिए हैं, और ये फायदा लिया हमने। जो परिवार बहुत दूर परे थे वो भी हमें नजदीक लगने लगे। अतः इस परिवर्तन का लाभ लीजिए, इसे लगातार कीजिए, इसे लगातार कीजिए। अब हमारे सामाजिक संगठनों के जितने भी कार्यक्रम है उसमें मनोरंजन का जितना भी पार्ट है, उस मनोरंजन पे जितना भी खर्चा पहले हम किया करते थे, अब इस वर्चुअल माध्यम से बहुत कम से कम खर्चे में हम बहुत काम कर सकते हैं। हमारे महिला संगठन ने और हमारे युवा संगठन ने, राष्ट्रीय स्तर के दोनों संगठनों ने इन 3-4 महीनों में अनेक इस तरह के कार्य किए हैं जो कि गोल्डन बुक में, जो कि ग्रीनिज बुक में चले गए हैं। यानी घर बैठे उन्होंने वर्चुअल माध्यम से बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इस तरह के कार्यक्रम हमें आगे तक लेकर करके जाने पड़ेंगे। अब भवनों का रख रखाव वापस ध्यान दीजिए, हमारे भवन आने वाले समय में बहुत उपयोगी होंगे, क्योंकि हो सकता है हर व्यक्ति जो कल तक ये सोचता था समाज का भवन कितना भी सुंदर क्यों ना हो, मेरा स्टेटस है, लोग क्या कहेंगे, समाज के भवन में शादी की, मुझे होटल में जाना पड़ेगा। पर अब आप मान के चलिए आने वाले समय में लोग होटल की बजाय समाज के भवनों में अधिक आना चाहिए। अतः ये परिवर्तन की एक नई कहानी आई है। अब एक दूसरी बात, समाज बंधुओं को इस परिवर्तन को ठीक से समझना होगा और एक दूसरे का सहकार्य करना हमें बड़ा आवश्यक है। अब ये समय है कि हम एक दूसरे का सहयोग करें। छोटी मोटी बातें छोड़िए, राजनीति की बातें, मन की बातें, अहम की बातें, बहम की बातें, ये मानवीय स्वभाव है, चलते रहेंगे, लेकिन सबको परे कर करके एक दूसरे के सहयोगी कैसे बने, ये बड़ा आवश्यक है। बहुत छोटा सा जातीय संगठन है हमारा, तो 10-12 लाख तो हम टोटल हैं। इतने से लोगों के बीच में यदि हम अपने आप को स्थापित नहीं कर सके, एक दूसरे के लिए यदि हम कार्य नहीं कर सके, तो फिर इस परिवर्तन को कैसे समझेंगे। अतः आवश्यक है कि हम एक दूसरे का सहकार्य करें। प्रबंधन की एक कहानी मुझे याद आती है जो मैं आपको सुनाना चाहूंगा। कहानी बड़ी पुरानी है, हम सब जानते हैं, बचपन से लेके अब तक हमने बहुत बार सुनी है इस कहानी को, बहुत बार हमने दूसरों को भी सुनाया है, बहुत बार पढ़ा है, लेकिन फिर भी यह कहानी मैं आपको वापस सुनाना चाहता हूँ। एक कछुआ था और एक खरगोश था। वही कछुए और खरगोश वाली कहानी है। एक कछुआ था, एक खरगोश था। जंगल में बात लगी कि चलो दौड़ कराते हैं, कछुआ जीतता है कि खरगोश जीतता है। दोनों को वहम था कि जीता जा सकता है। कछुआ अपने आप में बड़ा बलिष्ठ मानता था और खरगोश अपने आप को बड़ा चपल मानता था। दौड़ शुरू हुई, दौड़ शुरू हुई। आप जानते ही हैं, खरगोश ने देखा दौड़ते हुए वो पहुंचा, पीछे देखा तो कछुआ तो बहुत दूर है, कछुआ तो बहुत दूर है। दूर आते हुए कछुए को देख के खरगोश ने कहा थोड़ी देर आराम करते हैं, जब वो पास में आएगा उसको चिढ़ाएंगे और चिढ़ाते हुए फिर दौड़ कर करके आगे जाएंगे, मजा आएगा, दौड़ भी जीतूंगा, कछुए को चिढ़ाऊंगा भी। ये सोचते हुए खरगोश सुस्ताने लगा। जब आंख खुली तो देखा कि कछुआ सीमा रेखा पार कर चुका था और खरगोश सोते हुए ही रह गया। कछुआ धीरे धीरे अपनी गति से चला गया और खरगोश सोते ही रह गया। और कहानी का मोरल ये बना था, कहानी का मोरल ये बना,
स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। जो स्थिर गति से चलते हैं वो मंजिल को प्राप्त करते हैं, या कि जो मंजिल की तरफ जाते हैं वही मंजिल को पाते हैं, और जो मंजिल के बीच में अपने आप के अहम और बहम में आ जाते हैं वो कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। कछुए और खरगोश की कहानी यहीं पे समाप्त नहीं होती। ये कहानी तो हमने सभी ने सुनी थी, कहानी आगे बढ़ती है। अचानक एक चैलेंज लगा। जो खरगोश के समर्थक थे उन्होंने कछुए से कहा, ये कोई बात नहीं हुई, एक बार तो कोई धक्के से भी जीत सकता है। हम देखते हैं किसी भी कंपटीशन में 3 सेट्स होते हैं, 3 बार में जो 2 बार विजेता होता है उसे विजेता माना जाता है। कछुए के समर्थकों को और कछुए को तो वहम था कि हम तो जीत सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। उन्हें ये नहीं पता था कि खरगोश सो गया था, इसलिए मैं जीता। उन्होंने हाँ भर दी। दौड़ फिर शुरू हुई, दौड़ फिर शुरू हुई। अगले दोनों राउंड में स्वाभाविक है खरगोश जीत गया। अब खरगोश को ये वहम हो गया। खरगोश कहने लगा, भाई मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं तो बड़ी तीव्र गति से दौड़ता हूं। और सिद्धांत बन गया, जिसमें गति अधिक है वही मंजिल को पाएगा। जिसमें गति अधिक है, पहला सिद्धांत था स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। दूसरा सिद्धांत बना ये कि जो तीव्र गति से पहुंचेगा वही मंजिल को पाएगा। अचानक कछुए के जो समर्थक थे वो कहने लगे, नहीं नहीं भाई, इस दौड़ में तो मजा नहीं आया, इस दौड़ में मजा नहीं आया, एक राउंड और होना चाहिए। आजकल एक टैलेंट से क्या होता है, मल्टी टैलेंटेड लोग होने चाहिए, मल्टी टैलेंटेड होने चाहिए। 2 टैलेंट की बात करते हैं तो दौड़ ऐसी करते हैं, आधी दौड़ जमीन पे दौड़िए और आधी दौड़ पानी में दौड़िए। आधी जमीन पे आधी पानी में। खरगोश को लगा कोई खास बात नहीं है, मैं तो इतना तेज दौड़ता हूँ, पानी में धीरे धीरे चला जाऊंगा, पर चला जाऊंगा। दौड़ पुनः शुरू हुई। दौड़ शुरू हुई तो देखा खरगोश दौड़ते हुए पहुंच गया वहां तक जहां तक पानी था। कछुआ टुक 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 करते आ रहा था, पर जैसे ही पानी में खरगोश गिरा, अब खरगोश से नहीं तैरा गया और कछुआ पानी में पहुंचा, और कछुआ तो सरपट पानी को पार कर गया। अब सिद्धांत ये बन गया, सिद्धांत ये हो गया, अब झगड़ा ये हो गया पहला, क्योंकि जमीन पर जो तेज गति से पहुंचा वो तो खरगोश था, पर अंतिम स्थान पर जो पहुंचा वो कछुआ था। हालांकि जमीन पर वो नहीं दौड़ सका। अब पुनः झंझट दोनों समर्थकों में। ये क्या बात हुई, आधी जगह ये जगह, आधी जगह ये जीता, हम इसे नहीं मानते। तो एक निर्णय किया गया कि चलिए एक दौड़ और करवाते हैं, चौथी दौड़ करवाते हैं। और चौथी दौड़ ये करवाते हैं, एक निश्चित समय में जो पहुंचेगा उसे विजेता मानेंगे। अब वो पानी में तेज जाता है कि जमीन पे, इससे हमको मतलब नहीं, पर निश्चित समय पर जो पहुंचेगा उसे हम मानेंगे। एक टाइम निर्धारित कर दिया गया। अब तक कई दौड़ दौड़ते दौड़ते खरगोश और कछुआ समझ चुके थे, ये जो समर्थक है इन्हें हमारी जीत हार से कम फायदा है, इन्हें तो हमें लड़ाने में ज्यादा मजा है, हमें इन्हें लड़ाने में ज्यादा मजा आता है। कौन जीतता है कौन हारता नहीं, ये तो मजा देख रहे हैं। तो कछुए और खरगोश ने दोनों ने एक दूसरे से कान में बात की और दौड़ शुरू हुई। दौड़ शुरू होने के साथ में देखा तो जमीन पर दौड़ते हुए खरगोश ने कछुए को अपने ऊपर बैठा लिया और सरपट दौड़ता हुआ जमीन पार गया। पानी में जैसे ही आया, कछुआ नीचे और खरगोश ऊपर बैठ गया, और पानी में तैरते हुए कछुआ और खरगोश दोनों बाहर निकल गए। लोगों ने देखा तो सही टाइम पर एक नहीं 2 विजेता थे, क्योंकि दोनों पहुंच गए, दोनों एक साथ पहुंच गए। प्रबंधन की ये थ्योरी इस समय हमें बिल्कुल सटीक ये कहती है, अब समय आ गया हम सब एक दूसरे का सहकार्य करें, तभी हम सब विजेता होंगे। ये पूरा समाज तभी विजेता हो सकता है कि हम एक दूसरे का सब सहकार्य करें। सब मल्टी टैलेंटेड नहीं होते हैं, पर हर व्यक्ति में कुछ न कुछ होता है, हर व्यक्ति में कुछ न कुछ होता है। तो जिस व्यक्ति में जो है उसका हम लाभ ले, सब एक दूसरे के साथ मिलकर के उस सीमा रेखा पर पहुंचने का एक साथ प्रयास करें। कौन जीतता है कौन हारता है इसमें अब समय नहीं। तो आइए परिवर्तन के पहले प्रबंधन को समझते हैं। वो ये है, चाहे समाज हो, चाहे परिवार हो, और चाहे मित्रों का अपना दायरा हो, हम सब एक साथ मिलकर करके उस सीमा रेखा पर पहुंचे और सबके सब विजेता बने, एक दूसरे का सहयोग करें और जीने का एक नया आनंद लें। बढ़ते हैं दूसरे कदम की ओर। मेरा अपना विषय जिस पर मैं सदैव आपसे बात करता हूं, और वो विषय है परिवार का। पारिवारिक जीवन में परिवर्तन, पारिवारिक जीवन एकमात्र एक ऐसा जीवन है, मेरा अपना तो ये बहुत ही सुंदर रूप से सोचना है। व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, कितना भी महान हो, चाहे अरबों खरबों पति क्यों ना हो, इंडस्ट्रियों के चाहे वहां पे लाइनें लगी हो,
गाड़ियां एक से एक बड़ी शानदार खड़ी हो, हवाई जहाज और चाहे पानी के जहाज हो, खूब सारे चारों तरफ पद प्रतिष्ठाएं और मान सम्मान हो, इतना सब होने के बाद में भी यदि व्यक्ति का पारिवारिक जीवन सुखी नहीं है, तो आप सत्य मानिए वो आवरण है उसके बड़े होने का, अंदर हर समय उसको काट रहती है, अंदर तो हर समय उसको ये लगता है क्या फायदा है इस तरह के जीवन का, क्योंकि घर तो जाना ही पड़ता है, परिवार में तो जाना ही पड़ता है, और परिवार में ही तो रहना पड़ता है। और बड़ा अफसोस होता है, व्यक्ति को चारों तरफ बाहर मान्यताएं मिलती है, और जब परिवार उसको मान्यता नहीं देता, परिवार प्यार नहीं देता, परिवार स्नेह नहीं देता, परिवार मान नहीं देता, तो व्यक्ति के जीवन का आनंद बिल्कुल भी बड़ा नहीं हो पाता है। अतः परिवार तो सबसे पहले चाहिए। और ये परिवर्तन जो इस समय आ रहा है, ये पारिवारिक परिवर्तन को पुनः एक नई आयाम दे रहा है। कुछ वर्षों पूर्व हमारे यहाँ जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट था। मुझे मालूम है आज कुछ लोग वो भी जुड़े हुए हैं जो कि विदेशों में हमारे भाई लोग हैं, क्योंकि ग्लोबल विचार मंच है, मुझे इस बात की जानकारी है। उनके लिए ये विषय महत्वपूर्ण हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, पर वो सब भारतीय हमारी जड़ों से जुड़े हुए लोग हैं, अतः विषय को समझते भी हैं। पारिवारिक जीवन, फैमिली वैल्यूज, वो तो सभी जगह है, सभी जगह। हम ये भी देखते हैं पाश्चात्य जगत में, आप देखोगे तो पूर्व में कई बार देखने में आया है कि कुछ कुछ कंट्रीज के राष्ट्रपति, खास करके यूएसए में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बुश हुए थे, उनको इस बात का खास सम्मान मिलता था क्योंकि उनके पास में जो पत्नी थी वो एक ही पत्नी थी, और वो पहली ही पत्नी थी उनकी। शब्दों को देखिएगा, एक ही पत्नी थी और पहली ही पत्नी थी, और उस पत्नी से उनको 4 संतान थी। इस बात को लेकर के अमेरिका में उनको बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता था, बहुत ज्यादा मान सम्मान मिलता था। व्यवस्थाएं लौट आई है। हमारे यहाँ तो भारतीय पद्धति में तो जॉइंट फैमिली की बात थी, है, और किसी न किसी रूप में आज भी है। रूप स्वरूप बदल सकता है, पर ये जॉइंट फैमिली आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। परिवर्तन के इस दौर ने हमें एक नया प्रबंधन दिया है, वो ये दिया है, हमारी जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को, जिस तरह मैं कह रहा था, सामाजिक संगठन 10-20 वर्षों में यूं लगने लगा था कि धीमे पड़ रहे हैं, वैसे ही पिछले 15-20 वर्षों में देखें तो जॉइंट फैमिलीज भी धीरे धीरे कर करके कंगार की तरफ आ रही थी। अब पुनः इस लॉकडाउन के पीरियड ने, इस कोविड के पीरियड ने और आगे आने वाले विश्व ने हमें एक मौका दिया है, हम हमारे पारिवारिक मूल्यों को समझें। हमने समझा भी है, हमने समझा भी है। जो लोग इस लॉकडाउन के पीरियड में घरों में थे, हम बंबई वाले तो आज भी उसी तरह हैं, 4-4 महीने से हम घर में ही हैं, पूरे 4 महीने से घर में हैं। बॉम्बे के लोग आज भी नीचे नहीं उतरे हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड ने हमें ये बताया है, हमें ये बताया है कि जो लोग भी पारिवारिक व्यवस्थाओं में या कि परिवार के सदस्यों के रूप में घर में ज्यादा थे, ज्यादा है और ज्यादा अभी भी बने हुए हैं, उन लोगों ने ये 4 महीने बड़े आराम से गुजारे हैं। उन लोगों ने ये 4 महीने बड़े आराम से गुजारे हैं। पर जिन घरों में भी हम दो हमारे दो या हम दो हमारा एक या सिर्फ मैं और तू, वो लोग जो रह गए, उन्हें बड़ी दुविधाएं हुई है, उन्हें बड़ी दुविधाएं हुई है। क्योंकि जो लोग संयुक्त परिवारों में है, जो लोग व्यवस्थाओं में है, उन्होंने अपने सुख दुख बांटे हैं, उन्होंने अपने मन की तकलीफें किसी न किसी रूप में सही है या कही है, पर जो अकेले हैं वो ना तो सह पा रहे हैं और ना किसी को कह पा रहे हैं। अतः ये परिवर्तन पुकार कर करके हमें कह रहा है, ये परिवर्तन पुकार कर हमें कह रहा है, संयुक्त परिवारों का पुनः समय आ गया है। आज देखिए, जिस घरों में 2-3 कमाने वाले सदस्य हैं, 2-3 तरह के व्यापार और रोजगार से जुड़े हैं, उन्हें इतनी चिंता नहीं है। कोई एक काम चलेगा, कोई एक थोड़ा कम चलेगा, एक हो सकता है स्पीड में चलेगा, एक नहीं चलेगा। पर जहाँ एक ही काम है, एक ही रोजगार है, एक ही प्रोफेशन है, एक ही नौकरी है, वो अगर चली है तो ठीक है, चलेगी तो ठीक है, और यदि नहीं चल पाई तो स्वाभाविक है, दुविधाजनक स्थिति है। अतः हमारे ये जो संयुक्त परिवार के कॉन्सेप्ट है, आपको लगेगा आज ये बात क्यों? आज ये बात इसलिए, परिवर्तन के इस दौर में मैं निवेदन करूंगा आप सभी से, परिवर्तन का पारिवारिक प्रबंधन ये कहता है, जो लोग जॉइंट फैमिली को इस समय दूसरे रूप से करने के मूड में आए हुए थे या आने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वो विचार करें और अपने परिवार को बना के रखें, क्योंकि आप ही जीतने वाले हैं, आप ही जीतने वाले हैं।
व्यक्ति से परिवार बड़ा होकर के आने वाले समय में निश्चित रूप से जीतेगा। अतः कृपया अपने परिवार को बांध कर करके रखिए। ये आवश्यक नहीं है एक छत के नीचे रहें, ये आवश्यक नहीं है एक किचन में खाना खाएं, ये आवश्यक नहीं है कि एक ही घर में रहें। आप ऊपर नीचे रह सकते हैं, अगल बगल रह सकते हैं, एक शहर में रह सकते हैं, अलग अलग शहरों में रह सकते हैं, लेकिन परिवार तो रह सकते हैं। परिवार के रूप में तो रह ही सकते हैं ना। परिवार को आप कैसे, परिवार सब रूप में रह सकता है। और मैं तो यहां तक कहता हूं, अगर किचन एक नहीं कोई परवाह नहीं, छत एक नहीं कोई परवाह नहीं, मकान एक नहीं कोई परवाह नहीं, व्यापार एक अगर रख लिया तो बहुत बड़ा काम कर लिया। और व्यापार भी एक नहीं और फिर भी यदि समझ एक बना रखी है तो भी आप विजेता हैं। और मान लीजिए कि समझ में भी किसी न किसी तरह के फर्क हो गए, ऊंच नीच आ गई किसी भी कारण से, तो अब कम से कम एक चीज तो करिए, सहयोगी तो बनिए, सहयोगी बनिए। अब प्रतिद्वंदिता को छोड़िए। भाई साहब ने ये कर दिया, बरसों तक ऐसा हुआ, बुआ जी के यहाँ ये हुआ, मासी जी के यहाँ हुआ, मामा जी के यहाँ ऐसा हुआ, मैं भूल नहीं सकता उन्होंने मेरे में क्या किया था। अब भूल जाइए, अब भूल जाइए, अब समय आया है वापस मिलने का। अतः परिवार को, इस प्रबंधन को, इस परिवर्तन को, और यदि फिर भी जॉइंट फैमिली आने वाले समय में नहीं रह सके तो बहुत समझदारी से अपने आप को संयुक्त रूप से रखते हुए विभाजित होइएगा। अब ये प्रबंधन का एक नया यूं तो सूत्र है ही, हम सभी समझते हैं परिवार के मुखियों की जवाबदारी होती है कि जब एक से अधिक संतान होती है तो वो अपने जीवन काल में जब वो सशक्त हो तब अपनी संतानों का इस तरह से वर्गीकरण करे, इस तरह से विभाजन करे कि ना तो विभाजन हो और ना उनके जाने के बाद में कोई झंझट हो। प्रत्येक पिता का ये कर्तव्य बनता है और इस परिवर्तन में तो निश्चित रूप से बनता है। प्रत्येक पिता अपने जीवन काल में एक से अधिक संतान यदि है और उसके बीच में उसे किसी तरह का विभाजन करना है तो अपने जीवन काल में सुंदर रूप से विभाजन करें। विभाजन का तात्पर्य ये नहीं है कि सबको बांट के कह दे अलग अलग हो जाओ, पर वो इस तरह का विभाजन तो होना ही चाहिए। पूरे सम्मान के साथ कहता हूँ, धीरूभाई अंबानी जो कि हम में से अनेक लोगों के पूज्य रहे हैं, अनेक लोगों के आदर्श रहे हैं, पर देखिए ना, वो भी विभाजन नहीं करके गए और उसके बाद क्या हुआ पूरे विश्व ने देखा है। पूरे विश्व ने देखा है कि दोनों भाइयों के बीच में क्या हुआ। अतः ये परिवर्तन का प्रबंधन हमें एक संदेश देता है कि हमें निश्चित रूप से फैमिली वैल्यूज को बनाए रखना है। जॉइंट फैमिली को किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप का तात्पर्य, सहभागी बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है, सहभागी नहीं बनते हैं तो सहयोगी अवश्य बने, सहयोगी अवश्य बने। और सहभागी नहीं बनते, सहयोगी भी नहीं बनते तो कृपया अपने परिवार के प्रतिद्वंदी तो बिल्कुल नहीं बने। ये निश्चित रूप से हमें धारण करना चाहिए। वर्क फ्रॉम होम एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। परिवर्तन का प्रबंधन आप सबके सामने एक नया विषय लेकर के आ रहा हूं और वो ये लेकर के आ रहा हूं, वर्क फ्रॉम होम। ये आ गया है, 4 महीनों में हम कर भी रहे हैं, आने वाले समय में ये होने ही वाला है। चाहे दवाई बन जाए, चाहे वैक्सीन बन जाए, पर वर्ष 2 वर्ष में विश्व के काम का तरीका निश्चित रूप से बदलेगा और ये हम समझ ही रहे हैं। टीसीएस जैसी संस्थाओं ने समय रहते ही हमें ये बता ही दिया ना कि किस तरह क्या होने वाला है विश्व में। अतः मेरा ये कहना, वर्क फ्रॉम होम हम जैसे लोगों के लिए चैलेंज लेकर के आ रहा है। इस चैलेंज को स्वीकार करिए। ये वर्क फ्रॉम होम इतना सहज नहीं रहेगा, हम लोगों को आदत नहीं है, हम भारतीयों को तो बिल्कुल भी आदत नहीं है। हम तो घर को घर की तरह से लेते हैं और व्यापार को, दुकान को, जितने भी कामकाज है, घर के बाहर गए तो काम है, घर के अंदर काम नहीं। हमारे तो पूर्वज ये कहा करते थे, हमारे तो पूर्वज ये कहते थे कि अगर दुकान में कोनी कमायो तो अब घर आके के कमा ले सी, घरे में तो घर की जिया ही रहो। पूर्वज कहा करते थे कि घर में घर की तरह से रहो, कमाना था तो दुकान में कमा लेते, अब घर में धंधा क्यों लेकर के आए हो। पर अब ये धंधे घर से चलेंगे। अतः वर्क फ्रॉम होम आने वाला है, ये आ चुका है। इस वर्क फ्रॉम होम को समझ लीजिए। वर्क फ्रॉम होम के साथ में महानगरों में तो एक तकलीफ होने वाली है, सबसे बड़ी तकलीफ। वो कौन सा कोना होगा, वो कौन सा कमरा होगा जहां बैठकर आप काम करेंगे, क्योंकि महानगरों में तो जगह की अपने आप में सीमितता है। हो सकता है छोटी जगह पे इस बात का आनंद मिले, पर वर्क कल्चर जो ऑफिस का है, जो दुकान का है, जो फैक्ट्री का है, जो बाहर जाके करने का है, उसको हमें घर पे लाना है। वो भी घर के माहौल में रहते हुए। अब घर में 3 तरह की पीढ़ियां रहेगी,
एक पीढ़ी बुजुर्गों की रहेगी जो टेलीविजन पर कोई ना कोई स्पिरिचुअल प्रोग्राम देखना चाहेगी। उनका तो अपना एक तरीका है, वो तो संस्कार देखेगी, आस्था देखेगी, कभी वो शिवानी को सुनेगी, कभी वो किसी जगत गुरु जी को सुनेगी, कभी किसी कथा को सुनेगी। बुजुर्ग पीढ़ी तो उसमें है। हमको अब काम करना है। और अब लीजिए उसी के साथ में आ गया ऑनलाइन एजुकेशन। और अब बच्चे भी हमारे घर पे ही पढ़ेंगे। तो बच्चे घर पे पढ़ेंगे, हम घर पे काम करेंगे, हमारी अगली वाली पीढ़ी जो है वो घर पे एंटरटेनमेंट करेगी, और हमारी जो गृहिणियां हैं वो घर का काम करेगी। इन चारों का सामंजस्य कैसे बैठाना है, ये है परिवर्तन। और इस परिवर्तन का प्रबंधन हर व्यक्ति को अपने अपने हिसाब से करना पड़ेगा। नहीं तो मुझे बिल्कुल दिख रहा है आने वाले 2-3 वर्षों में सामाजिक संगठनों के सामने बाकी विषय छूट जाएंगे और ये विषय सबसे ऊपर आएंगे कि अब इन पर हमको सेमिनार करने पड़ेंगे, इन पर हमको ज्ञान देना पड़ेगा, क्योंकि घरों में नए तरह का वातावरण होगा। और हम पुरुषों की, भारतीय पुरुषों की तो आदत है, हम तो घर में क्या है, महाराजा बन के रहे हुए हैं। हम तो कभी कामकाज कोई समझते ही नहीं है ना, कि किस तरह क्या करना है। पुरुषों का तो एक तरीका ही अलग है हमारा। अतः अब हमें भी, हमारी युवा पीढ़ी तो फिर भी थोड़ी समझती है, पर बड़ी वाली पीढ़ी बिल्कुल नहीं। पर अब हमें भी सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। अतः वर्क फ्रॉम होम के लिए स्थान को, परिवार को और वर्क कल्चर को किस तरह सामंजस्य करना है, ये विषय हमारे सामने दौड़ा आ रहा है। पति पत्नी जहाँ दोनों वर्किंग है और दोनों को ही वर्क फ्रॉम होम करना है, तो दोनों अगर काम करेंगे तो घर में काम कौन करेगा, ये एक प्रश्न। अब वो जो, अब तक तो हो सकता है कि बेटा बहू दोनों काम पे चले जाते थे और माँ घर पे अकेली रहती थी और वो अपने ढंग से सब कर लेती थी। अब बेटे बहू दोनों काम करेंगे और माँ घर में बैठी रहेगी, या कि माँ कहेगी मैं काम करूं, कभी तेरे को चाय दूं, कभी तेरे को दूध दूं। ये क्या स्थितियां बनने वाली है, इनकी तैयारियां हमको करनी पड़ेगी। ये बातें बहुत छोटी है, पर मुझे बिल्कुल चित्र दिख रहा है कि ये 6-12 महीनों में हमारे घर में एक नए वातावरण को लेकर करके आएगी। अब इसी के साथ में जब ऑनलाइन एजुकेशन घर में आएगा तो बच्चे पढ़ेंगे। बच्चे कैसे पढ़ेंगे हमको मालूम है, हमारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं हम सब जानते हैं बहुत अच्छे से। और जब छोटे छोटे बच्चे भी पढ़ने ऑनलाइन में आ जाएंगे तो चाहे मम्मी हो चाहे पापा, उनको साथ पढ़ना पड़ेगा। बच्चा अकेला थोड़ी पढ़ लेगा, बच्चा अकेला थोड़ी पढ़ लेगा। तो एक नई बात और आएगी, जो युवा माता पिता है, मम्मी पापा है, उन्हें तो ये भी करना पड़ेगा। वर्क फ्रॉम होम, घर का काम और बच्चे का एजुकेशन, तीनों का सामंजस्य उसी एक कमरे में बैठाना है, उसी एक घर में बैठाना है, उसी एक ड्राइंग रूम में बैठाना है। तो ये एक नया विषय हमारे सामने आएगा। एक और बात आएगी इसी के साथ में, वर्क फ्रॉम होम में हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अभी तक क्या है, घर से काम करने की आदत नहीं है उनको। वो तो ऑफिस में काम करती है, वो तो अलग अलग शहरों में रह के काम करती थी, अलग अलग जगह पे काम करती थी। अब मान लीजिए वर्क फ्रॉम होम हुआ तो स्वाभाविक है वो भी घर आ जाएंगे। तो उन युवाओं को तो और एक नया सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। अतः मेरा ये कहना, परिवर्तन का प्रबंधन ये कहने लग रहा है हमको कि कृपया अभी से तैयार हो जाइए इस नए परिवर्तन के लिए। हमें जो एक नया प्रबंध करना पड़ेगा, यानी कि वर्क फ्रॉम होम किस तरह करें। धन का महत्व है, सदैव था सदैव रहेगा। धन का महत्व हमेशा ही था। बिना धन के कुछ नहीं होता है, बिना अर्थ सब व्यर्थ होता है। ये भी सही है और ये भी सही है, अधिक अर्थ अनर्थ कर देता है। पर अभी समय इस बात का नहीं है। अभी समय हम सबको एक दुविधाजनक दिख रहा है। अनलॉक जहां जहां हो चुका, थोड़ी देर पहले भाई साहब रामपाल जी साहब से मेरी बात हो रही थी, हम लोग बात कर रहे थे तो पूछ रहे थे भाई साहब वर्क कैसे क्या, तो बता रहे थे कि चीजें चल पड़ी है रमेश जी, लेकिन काफी समय लगेगा उस गति को पकड़ने में। और बहुत सारे प्रश्न तो खड़े होने ही वाले हैं, बहुत सारे प्रश्न खड़े होने ही वाले हैं। और हम सब समझते हैं, हम सबके जीवन में वो प्रश्न आ चुके हैं। हम जिस लेवल के भी व्यक्ति हैं, किसी भी लेवल के व्यक्ति हैं, हर व्यक्ति का अपना एक जीने का अंदाज है, अपना एक तरीका है। और उस तरीके में जो फर्क दिख रहा है और जो फर्क आने वाला है, उसकी तैयारी हमें करनी पड़ेगी। अतः धन का महत्व है। अब आवश्यकता आ पड़ी है, हम धन के महत्व को हमेशा ही समझते हैं, पर अब धन के महत्व को एक नारे ढंग से और समझे। कृपया अब फिजूल खर्ची बंद करिए। यूं तो हमेशा ही कहते थे फिजूल खर्ची बंद करिए, कोई नई बात नहीं है, पर अब वाकई आवश्यकता आ गई, अब फिजूल खर्ची बंद करिए। अब फिजूल खर्ची बंद करनी पड़ेगी। कंजूसी की बात नहीं कर रहा हूं मैं कंजूसी की कोई बात नहीं कर रहा हूं। जीवन जीना ही है, खूबसूरती से जीना है, पर फिजूल खर्ची बंद करना है। और फिजूल खर्ची का हमारा जो सबसे बड़ा दायरा है,
हमारा जो सबसे बड़ा कार्य होता है, जो सामूहिक रूप में भी करते हैं हम और जो व्यक्तिगत रूप में भी करते हैं, वो करते हैं। हमारे ये जो तरह तरह के हम मांगलिक प्रसंग बनाते हैं, उनमें सबसे ज्यादा हमारी फिजूल खर्ची होती है। विश्व हो सकता है दौड़ेगा, मैं खुद भी उस इंतजार में हूं कि कब दौड़ेगा। हो सकता है आज जो उससे भी ज्यादा सुंदर दौड़ेगा, हम उससे भी ज्यादा कमाई करेंगे, लेकिन एक जो सबक हमको मिल रहा है, इस सबक को हमें आत्मसात करना चाहिए। और मेरा अपना तो ये मानना है, हम जो महेश्वरी लोग हैं, हम जो मारवाड़ी लोग हैं, हम जो भारतीय लोग हैं, हमारी तो एक आदत होती है, विवाह योग्य जब बच्चे हमारे होते हैं, विवाह योग्य जब हमारे बच्चे होते हैं, जब वो 4-5 साल पहले हम उनकी तैयारी शुरू कर देते हैं, क्या लगाना है, क्या करना है, कैसे खर्च करेंगे, कहाँ से लाएंगे, कितना खर्च करना है, ये किसी न किसी तरह की योजनाएं हम सब बनाते हैं। मुझे मालूम है इस तरह की योजनाएं आज के जो विवाह योग्य बच्चे हैं, जिनके साथ संबंध हो चुके या जिनके अभी होने वाले हैं, उन सबके माता पिता ने कोई न कोई योजना बना रखी है। पर मेरा निवेदन, इस परिवर्तन को समझिए। अब आपने जो भी योजना बना रखी है, उसमें से जस्ट 50%, 1 करोड़ की योजना है तो 50 लाख, 50 की है तो 25, 25 की है तो 10, 10 की है तो 5, जैसा भी 50% आप अपने इस मांगलिक प्रसंग पे खर्च करिए। यदि सब परिस्थितियां ठीक हो जाए तो, आज तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, सब परिस्थितियां ठीक हो जाए उसके बाद की बात कर रहा हूं मैं, तो करिए। और 50% जो भी आपकी योजना थी वो आप अपने बच्चे के पास रख लीजिए, बच्चे के नाम से रख लीजिए। बेटी है तो देना चाहते हैं तो दे दीजिए, बहू है उसे देना चाहते हैं तो दे दीजिए, नहीं देना चाहते तो उसके नाम से जमा कर लीजिए, पर कृपया धन बचाइए, कृपया धन बचाइए। अब ये फालतू के दिखावे, प्रदर्शनबाजियां, इनमें धन नहीं लगाने हैं। वो जितने लगाए लगाए, वो उस समय का समय था। बीती ताई बिसार दे आगे की सुध ले, जो बीत गया सो बीत गया। अब ये नहीं कि फला में ये किया था इसलिए इसमें तो ये करना ही पड़ेगा। अब हमको ये परिवर्तन समझना आवश्यक है। हमारे मांगलिक प्रसंग और इसी तरह से हमारे सामाजिक समारोह सारे के सारे जिस भव्यता में होते थे, अब उस भव्यता की आवश्यकता नहीं है। अब उसे हमें बिल्कुल सादगी से करना होगा और उस धन को बचा के सेवा कार्य में लगाना होगा। भागवत कथा में जो लोग 50 लाख रुपए लगाते थे या 1 करोड़ रुपए लगाते थे, आज भी आपने मन कर रखा है तो मेरा निवेदन है, 10 लाख रुपए में, 5 लाख रुपए में बहुत अच्छे से आप कथा सुन सकते हैं अपने स्वजनों परिजनों के साथ। और बाकी जितने भी रुपए है, आपका जो भी मूल गांव है, जहां से भी आप आए हैं, उस गांव में कोई हॉस्पिटल में या कि धर्मशाला में या कि स्कूल में या कि अतिथि गृह में लगाइए। आज हमको एजुकेशन सेंटर और अस्पताल, इन दो की सबसे ज्यादा जरूरत है। और इस कोरोना ने, इस कोविड ने हमें बताया भी है कि देश में जो शिक्षा है वो सबसे ज्यादा जरूरी है और अस्पताल है वो उससे भी ज्यादा जरूरी है। हमें चाहिए हम इन सब चीजों को अब समझें। ये है परिवर्तन का प्रबंधन जो हमें करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा। सामाजिक मांगलिक प्रसंग मनाइए, किसी तरह की कोई ना नहीं है, पर मनाने किसके साथ ये निश्चित करिए। तो निश्चित करिए, स्वजनों के साथ मनाइए, परिवारजनों के साथ मनाइए, निकट के मित्रों के साथ मनाइए। निकट मित्र की परिभाषा नहीं होती, हर व्यक्ति के अपने निकट मित्र होते हैं, उनके साथ मनाइए। अब जो एनजीओज, क्लब, सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन, इनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनसे सिर्फ शुभकामना की बात करिए। ये सब बातें मैं आज की नहीं कर रहा हूँ, जब विश्व दौड़ेगा 4-6 महीने बाद, निश्चित दौड़ेगा, मैं तब की कर रहा हूँ। और तब यदि आज के कार्यकाल को भूल गए तो फिर कोई परिवर्तन का मतलब नहीं। परिवर्तन हम समझते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। परिवर्तन को हम जानते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। परिवर्तन को हम मानते हैं, ये बड़ी अच्छी बात क्या है। परिवर्तन को हम दूसरे को समझा सकते हैं, ये भी हम समझते हैं। पर सबसे मुश्किल यही होता है कि परिवर्तन को हम जीवन में उतारते नहीं हैं। अतः अब समय आ गया है कि परिवर्तन को जीवन में उतारें। अब हमें परिवर्तन को निश्चित रूप से अपने जीवन में उतारना पड़ेगा और यही परिवर्तन का प्रबंधन कहता है। बस चलता हूं उस दौर में जो अंतिम दौर की तरफ है। व्यक्तिगत जीवन की बात करूंगा। इस परिवर्तन ने कुछ संदेश दिए हैं। थमती नहीं जिंदगी किसी के बिना, थमती नहीं जिंदगी किसी के बिना, थमती नहीं जिंदगी किसी के बिना, पर ये गुजरती भी तो नहीं अपनों के बिना। इसके जीने का आनंद भी नहीं आता अपने नहीं होते हैं तो अब अपनों को यदि साथ रखना है तो व्यक्तिगत जीवन के परिवर्तन में एक नया प्रबंधन करना पड़ेगा। और व्यक्तिगत जीवन में ये परिवर्तन अब सादगी और संयम, जिनकी हमने बहुत व्याख्याएं की,
बहुत विश्लेषण किए, बहुत सुने, बहुत समझे, और हम समझा सकते हैं, हम में से हर व्यक्ति समझा सकता है, पर अब जीवन में उतारने का समय आ गया। सादगी और संयम को व्याख्याओं में नहीं बांट सकते, संख्या में नहीं बांट सकते। सादगी और संयम हर व्यक्ति की अलग अलग हो सकती है, लेकिन वास्तव में हर व्यक्ति समझता है कि उसके लिए क्या सादगी है और उसके लिए क्या संयम है। अतः कृपया इस सादगी और संयम को अब व्यक्तिगत जीवन में उतारिए, इसकी आवश्यकता है। प्राचीन परंपराएं हमारी, जिन्हें कि हम भूल चुके थे, आज वो पुनः जीवित हो गई है। उनके प्रति मान सम्मान जगाइए, उनके प्रति मान्यताएं करिए, उस परिवर्तन को स्वीकार करिए। आज आयुर्वेद बहुत भारी पड़ रहा है, हम देख रहे हैं। आज जिस तरह के काढ़े हम बना रहे हैं, जिस तरह के काढ़े हम पी रहे हैं, और जिस तरह के काढ़ों से हम बचे हुए हैं, वो अपने आप में स्थापित हो गए। अतः हमारी प्राचीन पद्धतियां, हमारे घरेलू नुस्खे, हमारी दादी माँ की पोटलियां, ये सारी की सारी पुनः जीवित हुई है, और इस परिवर्तन को हमें आगे तक स्वीकार करना है। इस परिवर्तन को सदैव साथ लेकर करके चलना है। खाने पीने का सादगी भरा और संयम भरा भोजन हम ले रहे हैं, हम देख रहे हैं, और ये तो अब मेडिकल साइंस भी मान रही है, हमारे आंकड़े भी कह रहे हैं। एक जो महामारी फैली है उसे छोड़ दीजिए, बाकी बीमारियों में बहुत ज्यादा कटौती आई है। जो बड़ी बीमारियां हैं वो तो है, पर बाकी बीमारियों में कटौती आई है। और हम हमारे जीवन में भी देख रहे हैं, घूमते फिरते महीने 2 महीने में जो छोटी मोटी तकलीफ हमें हुआ करती थी, कभी पेट की, कभी कमर की, कभी सर की, वो नहीं हो रही है। वो क्यों नहीं हो रही है? उसका एक कारण तो यही है, क्योंकि सादगी भरा भोजन कर रहे हैं, सात्विक भोजन कर रहे हैं, और हम भी अपने आप को संयमित रखना चाह रहे हैं। अतः इस परिवर्तन को हमें आगे तक लेकर करके जाना है। कृपया इसी तरह सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग हम सब समझते हैं, पर इसे कर नहीं पाते हैं। कृपया पॉजिटिव थॉट से आगे बढ़िए। जो बीत गया सो बात गई। जो अच्छा था, जो बुरा था, वो जैसा भी था, अगर बुरा था तो उसे भूल जाइए, और अच्छा था तो उसे याद कर करके उससे प्रेरणा पाइए। उसे वापस वैसा का वैसा करना है। अगर अच्छा दूसरों के लिए है तो जरूर करिए, पर खुद को जो अच्छा लगा, यानी कि जैसे सैर सपाटे बहुत अच्छे थे, फिजूल खर्ची करना बहुत अच्छा लगता था, घूमना फिरना जिस तरह से हम करते थे, उस तरह से अगर नहीं कर पाते हैं, तो उन यादों को याद रखिए और उसका रूप बदलिए। उसका रूप बदलिए, जीवन में आनंद आएगा। लोग क्या कहेंगे अब भूल जाइए। लोग जो भी कहेंगे कहेंगे, कोई चिंता की जरूरत नहीं। लोग तो 2 ही बात कहते हैं ना जी। पूरे विश्व में जब से लोगों ने कहना शुरू किया है, पूरे इतिहास में देख लीजिए, जब से कहना शुरू किया है, लोग 2 ही बात कहते हैं। या तो कहते हैं अच्छा था, या कहते हैं जचा नहीं। या अच्छा था या जचा नहीं। अब जचा नहीं की फिर व्याख्याएं होती रहती है। 100% नहीं जचा, 50 नहीं जचा, 20 नहीं जचा, ये नहीं जचा, वो नहीं जचा, ऐसा हुआ वैसा हुआ। ये सारी की सारी मेरा अपना ये सोचना है और स्पष्ट कहना है। संदेश आ रहे हैं हमारे पास में, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता छोड़िए। आपका मन क्या कहता है, सबसे पहले उसकी सुनिए। आपका परिवार क्या कहता है, उसकी सुनिए। आपके आसपास में वो लोग जो कि आपके जीवन से बंधे हुए हैं, वो क्या चाहते हैं, उनकी सुनिए, उनकी सोचिए, और उसके बाद में आप अपने निर्णय पर आइए। लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता मत करिए। अपना रोना और हंसना, अपना रोना और हंसना दूसरों के हाथ क्यों? किसी कवि ने बड़ा खूबसूरत कहा है, अपना रोना और हंसना दूसरों के हाथ क्यों? हमारी अधिकांश जीवन की घटनाएं यही है। हम रोते भी तब है जब दूसरे रुलाते हैं, और हंसते भी हम तब है जब दूसरे हंसाते हैं। अर्थात हम अपना तो कुछ निर्णय लेते ही नहीं। अब समय आ गया है, अपना निर्णय लीजिए। अपना निर्णय लीजिए। लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह से परे हो जाइए। हंसिए, मुस्कुराइए और दुनिया को सुंदर बनाइए। हंसिए, मुस्कुराइए और दुनिया को सुंदर बनाइए। ये मूल मंत्र तो परिवर्तन के पहले भी था, आज भी है और सदैव रहेगा। अतः एक निवेदन करना चाहूंगा, जितनी भी हमारी बुजुर्ग पीढ़ी है उनसे, खास कर करके जो 60+ वाले हैं, भाई घनश्याम जी राठी विराटनगर, उन्होंने मुझे एक प्रश्न भेज रखा है। वो यही भेज रखा है, परिवर्तन में 60 से ऊपर वालों को क्या करना, कृपया उसको बताइए। 60 से ऊपर वालों को क्या करना, ये बताइए। जब से उन्होंने ये प्रश्न भेजा है, मुझे अपने आप के बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ रहा है, क्योंकि मैं उसी दौर में हूँ। मैं भी तो सीनियर सिटीजन हो गया, 60 के दौर में हूँ। जब से ये प्रश्न आया है, मुझे सोचना पड़ रहा है कि मुझे क्या करना है। भाई घनश्याम जी, आपके माध्यम से मैं स्वयं को भी कह रहा हूँ और मेरी उम्र के साथियों को भी कह रहा हूँ, सबसे अधिक
पारिवारिक परिवर्तन की आवश्यकता हमको ही है। परिवार में परिवर्तन की आवश्यकता हमको ही है। हमारी युवा पीढ़ी, हमारी आगे आने वाली पीढ़ी अब किस तरह काम करेगी, किस तरह के कपड़े पहनेगी, किस तरह से खाएगी या किस तरह से रहेगी, इसमें यदि हमारा वो का वो प्रबंधन चला जो कि बुजुर्ग के रूप में हम चलाना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है अब हमारे घरों में सुख शांति नहीं होगी, क्योंकि विश्व बदल रहा है। विश्व तो पहले ही बदल गया था, पर अब एक बहुत नया विश्व आने वाला है और उस नए विश्व में बहुत सी नई बातें आएगी। अतः कृपया हमारी युवा पीढ़ी जो कि वाकई सक्षम है, वाकई शिक्षित है, मत करिए, ज्यादा संस्कारों का खतरा उन्हें मत दीजिए। यदि हम संस्कारों में रहेंगे तो हमारी पीढ़ी हमारे जैसी रहेगी, कहीं कोई खतरा नहीं है, कहीं कोई खतरा नहीं। हमारी मुश्किल क्या होती है, जैसे विवाह शादी में कोई नाचता है ना, दूल्हे के आगे कोई नाचना शुरू करता है या कोई घर में नाचना शुरू होता है, तो हमारी पीढ़ी को तकलीफ होनी शुरू हो जाती है। ये तो परंपरा के विपरीत है, ये ठीक नहीं है। पर मिलनी, मुद्दा, तिलक, परानी, लेन देन, ये जितनी भी रूढ़ियां है ना, उन सबको हम मान्यताएं देते जाते हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहते। अतः अब छोड़ना पड़ेगा, उनसे परे आइए। अब युवा पीढ़ी की खुशी में खुशी मिलाइए। हमें तो परिवर्तन में निश्चित रूप से, मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि बुराइयों को ग्रहण कर लें। मैं नहीं कह रहा हूं कि बुराइयों को ग्रहण करना है। बुराई तो सदैव बुराई रहेगी, कभी भी हो, चाहे किसी भी युग में हो, किसी भी जमाने में। लेकिन ये निश्चित है कि परिवर्तन जो आते हैं, उस परिवर्तनों को सबसे ज्यादा आत्मसात करने में बड़ी पीढ़ी को तकलीफ होती है। क्यों? हमें एक तो ये डर लगता है, हमें एक तो नई पीढ़ी पे विश्वास नहीं होता, ये डर लगता है इन्होंने दुनिया देखी नहीं, इनको पता थोड़ी है इन्होंने कितना कमाया है, ये तो उड़ा देंगे। घर तो हमने बनाया, मकान हमने बनाया, दुकान हमने बनाई, ऑफिस हमने बनाई, फैक्ट्री हमने लगाई, हम सब चीजें जानते हैं। ये सब हमने किसके लिए की? बिल्कुल सीधा प्रश्न है। हम कहते हैं आने वाली पीढ़ी के लिए। तो मेरा आपसे ये कहना है, परिवर्तन को आत्मसात करिए। उस आने वाली पीढ़ी के लिए जितनी चीजें आपने बनाई है, उसका उन्हें आनंद लेने दीजिए। बहुत छोटी सी बात कहूंगा, हमारे घरों की जड़ है, हमारे घरों की बैकबोन है सास बहू के रिश्ते, खास करके हमारे महेश्वरी घरों की, तो मारवाड़ी घरों की, तो यदि ये रिश्ते मधुर होते हैं तो जीने में बड़ा आनंद आता है। और ये रिश्ते आड़े टेढ़े होते हैं तो चाहे कितनी भी ऊपर आप सुंदरता का लबादा पहन लो, पर घर के अंदर हर समय कले का वातावरण रहता है। अतः इस रिश्ते को सुंदर और मजबूत बनाने के लिए सिर्फ एक ही कहना चाहूंगा, सिर्फ एक बात, इस परिवर्तन को प्रत्येक सासू माँ को, और मेरी पीढ़ी वाली जितनी भी दादी माएं रह गई या कि सासू माएं है या बनने वाली है, उन्हें चाहिए परिवर्तन स्वीकार कर लें, परिवर्तन स्वीकार कर लें। और वो क्या पहनते हैं, किस तरह रहते हैं, इसमें कोई ज्यादा जिक्र की जरूरत है नहीं। क्या फर्क पड़ता है? अभी भी हमारे घरों में ये जिक्र है। आपको लग रहा होगा, मैं जानता हूं बंबई जैसे महानगरों में जिक्र है, तो फिर गाँव में तो क्या नहीं होंगे। अभी भी जिक्र है, सरपल्लों की अभी भी कहानियां हो जाती है, ड्रेस को लेके अभी भी कहानियां हो जाती है। पर मेरा ये सोचना इन सबसे बहुत परे आइए, छोड़िए, बहुत छोटी बातें हैं। अगर मन में स्नेह, सम्मान और मान है, तो फिर सर पल्ले है कि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता। और घूंघट भी है और दिल में मान नहीं है, तो उस घूंघट का क्या करेंगे? अतः मान सम्मान मन का, मान सम्मान दिल का, मान सम्मान स्नेह प्यार का, इसे स्थापित करिए। मेरी पीढ़ी आपसे कहना चाहता हूं, अभी आवश्यकता सबसे अधिक परिवर्तन की है, वो हमें ही है। हमें अपना अधिकार छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पर हमें अधिकार जताने की आवश्यकता नहीं है। हमें सलाह जरूर देनी चाहिए, पर पीछे ही नहीं पड़ना चाहिए कि हमने जो सलाह दी है उसी की तरह से काम होना चाहिए। हमारे पास ज्यादा अनुभव है, अनुभव तो है, पर कहाँ अनुभव है? ये डिजिटल वाला अनुभव किधर है बताइए ना। म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं ना अभी हम, और वो तो सरपट दौड़े जा रहे हैं। अतः कुछ चीजें नई पीढ़ी के पास बहुत अच्छी है, उसे बिल्कुल स्वीकार करिए, उसे आगे बढ़ने दीजिए, उसे सहयोगी बनिए, ताकि हमारे घरों में सुख शांति और चैन बहुत अच्छे से चले। आने वाला समय, हमारी सब बेटियां पढ़ रही है, हमारी सब बेटियां पढ़ रही है, और वो सब किसी न किसी प्रोफेशन से और वर्क से जुड़ने वाली है, और वही हमारे घरों में बहू बनेगी। मेरी बेटी किसी के घर में, किसी की बेटी मेरे घर, वही सब बनेगी। अतः अभी से तैयारी कर लीजिए। जिन घरों में आ गई वहां सामंजस्य बन गया, नहीं बनाए तो बना लीजिए। और जिन घरों में नहीं बना है, जिन घरों में बनने वाला है, समय आने वाला है, उन्हें चाहिए, बहुएं वर्किंग आने वाली है, समय की भी मांग रहेगी, वास्तविक मांग भी रहेगी, परिवार की भी मांग रहेगी, पति पत्नी के आपस की भी मांग रहेगी। और जिस ढंग से सब चीजें कॉस्टली होती जा रही है,
उन्हें वर्क करना भी पड़ेगा, उन्हें वर्क करना भी पड़ेगा। अतः इन सब बातों को समझते हुए हमें हमारे घर में, खास करके जो मेरी वाली पीढ़ी है 60s वाली, उसको इस परिवर्तन को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। आने वाली बेटे की बहू हो चाहे पोते की बहू हो, वो वर्क करेगी, उसे करने दीजिए, सामंजस्य बनाइए। और परिवर्तन का अंतिम रूप एक ही है, वो ये है, हम सहयोग बनाएं, हम सामंजस्य बनाएं, हम सहयोग बनाएं, हम सामंजस्य बनाएं। सभी स्वजन, परिजन, समाज बंधु, विदेशों से जुड़े हुए मेरे भाई बहन, मेरे अपने घर के भी कुछ स्वजन आज मुझे अलग अलग जगहों से सुन रहे हैं, उन सभी के प्रति मैं अपने स्नेह का संचार करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूं। मेरे अपने शब्दों का एक जो तरीका रहता है उसे दोहराते हुए बस कहना चाहूंगा, सामाजिक संगठनों आपकी महती भूमिका है, आपको अब आगे बढ़ करके काम करना पड़ेगा। पारिवारिक परिस्थितियों को हमें नए ढंग से परिवर्तन के साथ समझनी पड़ेगी। व्यक्तिगत जीवन में कुछ बातें जो सामने आ गई है और कुछ आने वाली है, उनकी तरफ हमें अब ध्यान दे करके अपने आप को निश्चित रूप से आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज बहुत से लोग, वेबिनार का एक बहुत बड़ा फायदा, अनेक लोग जूम में यहाँ वहां से जुड़े हैं, कई लोग तो इतनी दूर से जुड़े हैं कि जो वाकई नहीं जुड़ सकते। तो उन सभी को वंदन करते हुए 4 पंक्तियां देना चाहता हूं। बहुत खूबसूरत होते हैं वो पल, बहुत खूबसूरत होते हैं वो पल जिसमें अपने पास होते हैं। बहुत खूबसूरत होते हैं वो पल जिसमें अपने पास होते हैं, लेकिन उससे भी खूबसूरत होते हैं वो लम्हे, उससे भी खूबसूरत होते हैं वो लम्हे जब दूर रह कर के भी वो हमें याद करते हैं, जब दूर रह के भी वो हमें याद करते हैं। और आज हम सब इतने दूर दूर होते हुए भी एक दूसरे को इतना नजदीक से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। आपने बहुत ही शांति से, पूर्णता के साथ मुझे सुना। मेरा निवेदन रहेगा, जो कुछ भी परिवर्तन के दौर में आपको अच्छा लगे उसे लीजिए, उसे और डेवलप करिए। हम और आप सब एक ही नाव में बैठे हुए लोग हैं। मैं ज्यादा नहीं जानता, पर जो कुछ मेरे पास था, इधर उधर से जो मैंने जुटाया वो आप तक पहुंचाया। कृपया इन शब्दों को आत्मसात करिए। आप सभी को वंदन, अभिनंदन, पुनः पुनः प्रणाम। समाप्ति के दौर में जाते हुए विचार मंच का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने एक सुंदर अवसर दिया। यूं तो वेबिनार कई तरह के चले हैं इस लॉकडाउन में, पर आप इसे ग्लोबल रूप में लेके आए। मुझे मालूम है कुछ लोग मुझे फोन पे भी कांटेक्ट में है, जो सिंगापुर से हैं, ऑस्ट्रेलिया से हैं या लंदन से हैं। उन सभी को भी मैं अपना प्रणाम और आभार व्यक्त करता हूँ। समाप्ति की एक लाइन देते हुए जाता हूँ, परिवर्तन कैसा भी क्यों ना हो, हर परिवर्तन को स्वीकार करने की मानसिकता बनाइए। और एक फैशन हर युग में, हर समय में आउट होती है। एक फैशन कभी आउट नहीं होती, आउट ऑफ स्टॉक नहीं होती, आउट ऑफ साइट नहीं होती, आउट ऑफ माइंड नहीं होती। वो है मुस्कुराता हुआ चेहरा। अतः कैसा भी समय आइए,